तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 मई से दोस्तों आपका होना है। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 25 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज हम इस वीडियो में लेकर आए, जो कि दोस्तों आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांटो और मापो के मानक नियत करना। ठीक है, यह आपके ऑप्शन में सही था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में जाने तो देखिए अनुच्छेद 246 संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ये इस बात को आप याद रखिएगा। और उसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा 3 सूची है? तो पहला तो आपका संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य सूची है और तीसरा आपका समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इन 3 सूचियों का जो उल्लेख है आपका संविधान के 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा संघ सूची संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार या संसद के पास विशेष शक्ति होती है। कौन सी सूची पर? तो संघ सूची पर। ठीक है, केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार के पास या आपका संसद के पास होता है। ठीक है, संघ सूची में बात करेंगे तो अभी आपका 100 विषय है। ठीक है, टोटल अभी 100 विषय है और मूल रूप से आपका इसमें 97 विषय है। जब संविधान आपका लागू हुआ था, संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय आपका संघ सूची में आपका 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में देखें तो आपके पास 100 विषय है संघ सूची में। ठीक है, इसके अलावा आपका राज्य सरकार के पास राज्य सूची होता है। ठीक है, राज्य सरकार के पास राज्य सूची होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है आपके राज्य सरकार के पास होता है। इसमें आपका मूल रूप से आपका 66 विषय था जब आपका संविधान लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में भी आपका कितना है? तो 61 विषय है। ठीक है, इसके अलावा अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में एक विषय वस्तु होता है जो कि संघ के साथ साथ राज्य के संयुक्त अधिकारों के अंतर्गत होता है, यानी कि समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। ठीक है, लेकिन टकराव की स्थिति में आपका जो कानून मान्य होगा वो आपका केंद्र सरकार का ही होगा। ठीक है, इसमें आपका मूल रूप से 47 विषय था जब संविधान आपका लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में बात करेंगे तो आपके 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार आपका बिहार में है। ठीक है, 2021 की स्थिति के अनुसार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 226 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार की रक्षा के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत आपका रिट जारी करता है, वहीं पर उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है जो कि रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजारों में निवेशकों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो जाएगा, जिसे कि आप अंग्रेजी में सेबी भी कहते हैं। ठीक है, सेबी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है आपका 30 जनवरी 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है? तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है? तो सुश्री माधवी पुरीबुच। ठीक है, सुश्री माधवी पुरीबुच वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है, साथ ही साथ ये आपकी पहली महिला भी अध्यक्ष है। ठीक है, अभी तक आपका जब स्थापना हुआ था उस समय से पहली महिला अध्यक्ष भी आपका माधवी पुरीबुच ही है। अगला है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना किया था या आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो उद्गम है आपका राजस्थान में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनास नदी हो जाएगा। ठीक है, बनास नदी के अलावा आपका चंबल नदी का भी उद्गम आपका राजस्थान से होता है और एक आपका लूनी नदी, इन लूनी नदी का भी उद्गम आपका राजस्थान से होता है। तो बनास, चंबल और लूनी, ये 3 नदियों का जो उद्गम है आपके राजस्थान से होता है। अगला है कि किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर आपका रोजर फेडरर हो जाएगा। ठीक है, टेनिस के दिग्गज जो खिलाड़ी थे रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। फेडरर रेवर कप 2022 के बाद
पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इनका जो अंतिम कौन सा कप खेले थे रोजर फेडरर ने, तो फेडरर लेवर कप खेले थे। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ठीक है, जाकर मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आपका गोदावरी था। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी की एकन धारा भारत में पश्चिम बंगाल में ही अलग होकर हुगली से कोलकाता शहर से होकर बंगाल की खाड़ी के भारतीय भाग में गिरती है। तो इसका मतलब कि गंगा नदी भी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। इसके अलावा बंगाल के दक्षिण में महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम से पूर्वमुख बहने वाली है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो कौन कौन सा है? एक तो आपका गंगा, दूसरा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और आपका कावेरी नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी है? तो पल्लवों की जो राजधानी है आपका कांचीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी आपका क्या था? तो कांचीपुरम थी। इसके अलावा कांचीपुरम के बारे में बात करेंगे तो रेशम और शैलकृत मंदिर की अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पल्लव वंश के जो संस्थापक थे आपके सिंह विष्णु थे। ठीक है, कौन थे? तो आपके सिंह विष्णु थे। इसके अलावा पल्लव वंश की जो अवधि थी आपका 275 ईसा पूर्व से आपका 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, तो इसके संस्थापक भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की जो कुल लंबाई है आपका 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो प्लासी के युद्ध का जो नेतृत्व है वो आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसके अलावा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराज उद दौला, ठीक है, और किसके बीच हुआ था? तो सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था। सिराज उद दौला के विषय में हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के व्यापक दुरुपयोग से सिराज जो था वो आपका नाराज था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिराज उद दौला के खिलाफ लगातार गलत कार्य करने के कारण ही 1797 में प्लासी का युद्ध जो कि आपका हुआ था। तो इसका काल भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कलकत्ता से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में प्लासी की छोटी बस्ती के करीब भागीरथी और हुगली नदी के तट पर सेनाएं एक साथ आ गई थी और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध है जो कि लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सैनिकों की सेना ने सिराजुद्दौला के 50,000 योद्धाओं, 40 तोपों और 10 युद्ध हाथियों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ मात्र 3000 सैनिकों ने। ठीक है, इसके अलावा 11 घंटे की लड़ाई में खत्म हो गया था 11 घंटों में ही, और सिराजुद्दौला हार कर भाग गया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद की एक और पुस्तक है जो कि बहुत ही आपका लोकप्रिय है, वो है आपका गोदान पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला है कि किस टीम ने 2021-22 की 1 आई लीग जीती है? ठीक है, आई लीग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गोकुलम केरल FC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से कि प्रोग्रामों निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिससे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो रोम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में सितार के उस्ताद यानी कि सितार माएस्ट्रो के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध जो स्मारक है आराम बाग, ठीक है, आराम बाग बाबर के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन ये पूछा गया कि ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आराम बाग भारत के सबसे पुराने मुगलों बगीचों में से एक है। ये मुगल सम्राट के द्वारा 1528 ईस्वी में बनाया गया था। इसके अलावा ये आपका ताजमहल के पूर्वोत्तर में स्थित एक फारसी उद्यान है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब होता है आपका आराम का बाग। ठीक है, चलिए अगला है कि 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया था। तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को लाया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। ठीक है, चलिए
अगला है पीकेएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। तो 8वें संस्करण के बीच आपका दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स के बीच आपका जो मुकाबला आपका हुआ था, विजेता आपका दबंग दिल्ली बना था। ठीक है, अगला है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता या माना जाता है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो जनक है आपका होमी जे भाभा। ठीक है, होमी जे भाभा को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई की बात करेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन किसे माना जाता है, तो आपके विक्रम साराभाई को। इसके अलावा रमन प्रभाव किनके द्वारा दिया गया था, तो सीवी रमन जी को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक तो होमी जागीर भाभा को कहा जाता है। इसके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये आपका APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका स्पंज हो जाएगा। कोलाइडल विलयन वो मिश्रण होता है जिसमें एक परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम होता है। इसके अलावा जब परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षेपित प्रावस्था तरल होती है तो पनीर, मक्खन, जूता पॉलिश, जिम जेली आदि जैसी कोलाइड बनते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन रहा, जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा इसका जो PDF है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।